तो एक लास्ट क्लास में मैंने लुईस बेस कंसेप्ट बताया था। लुईस बेस वो होते हैं जो अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, ये लोन पेयर भी हो सकता है। ये है लुईस बेस। ए नेगेटिव ने अपना लोन पेयर किसी को दिया तो मैं इसे बेस बोल दूंगा। एग्जाम्पल बड़े सारे थे हमारे पास, जैसे वाटर था एग्जाम्पल, अमोनिया था, एमीन था, अल्कोहल था, ये सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए थे इसके। अब दो चीजें हैं इस बेस के लिए, हम दो टर्म, दो बातें सोचेंगे। एक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस से इसके कॉन्जुगेट एसिड की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, और इस बेस की एक स्टेबिलिटी। अभी ये एक बड़ा वास्ट टर्म है स्टेबिलिटी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा कि क्या चीज है स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन है। जब कोई बेस या नेगेटिव चार्ज अपना लोन पेयर तेजी से दे सकता है, यानी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, यानी वो कम स्टेबल है, वो अपनी उस फॉर्म में मुश्किल से रह पाएगा। एक मेरे पास एक्स नेगेटिव है, एक वाई नेगेटिव है। वाई नेगेटिव बहुत ईगर है अपना लोन पेयर देने के लिए, ये बड़ा फास्ट तेजी से अपना लोन पेयर देता है, तब इसकी स्टेबिलिटी कम है। क्योंकि जब ये लोन पेयर दे देगा तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसी और में, अपना लोन पेयर देने के बाद वाई नेगेटिव नहीं रहेगा, तो ये स्टेबलाइज नहीं है। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जो अपना लोन पेयर बड़ी तेजी से देते हैं, आर वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं आर वीक बेस नहीं मुझे लिखना चाहिए, आर अनस्टेबल लिखना चाहिए। स्टेबिलिटी के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड लिख दिया था मैंने, गलत था वीक बेस लिखना। स्ट्रॉन्ग या वीक में से तो एक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब अपना लोन पेयर ये बहुत तेजी से डोनेट करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसका अपना स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो मैं इसको टर्म दूंगा एक कि ये अनस्टेबल है। जो बेस होते हैं वीक बेस, वीक बेस मतलब मान लो एक्स नेगेटिव है, ये अपना लोन पेयर बड़ा मुश्किल से देता है, दे नहीं पाता, तो इसको मैंने नाम दे दिया कि ये वीक बेस है, यानी इसकी टेंडेंसी नेगेटिव चार्ज लोन पेयर डोनेट करने की कम है। अब हम वीक बेस होने की वजह से क्या बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर क्योंकि लोन पेयर तो दे नहीं पा रहा है, जैसा है ये वैसा का वैसा ही रहने की कोशिश करेगा, यानी ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो वीक बेस के लिए एक टर्म दिया जाता है, वीक बेस मींस जो अपना लोन पेयर मुश्किल से दे सकते हैं, वो वीक बेस। और स्टेबल बेस, दैट मींस हम किसी एसिड की स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से भी बता सकते हैं। हमने एसिड लिया, कोई ए एच लिया, एच का डिसोसिएशन किया, एच पॉजिटिव ए नेगेटिव में बदल गया ये। अब अगर ए नेगेटिव वीक बेस है तो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये बात हम पहले जान चुके हैं। वीक बेस बोलने की जगह मैं इसको एक नया नाम भी और दे सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, अगर ए नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, इफ ए नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन ए एच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि वीक बेस का मतलब ज्यादा स्टेबल बेस होता है, वीक बेस आर स्टेबल बेस। तो एक टैग मैंने इसके साथ और लगा दिया, अटैच कर दिया। या तो आपकी मर्जी है, या आप वीक बेस बोल दो या आप स्टेबल बेस बोल दो,
ये एक दूसरे के बिल्कुल सिनोनियम बोल दिए जा सकते हैं अभी इस स्टेज तक। बाकी जब बड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल होते हैं वहां की बात एक अलग है, लेकिन एक जनरल बात तो ये है कि जो वीक बेस होते हैं उनके कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब ये भी है जो स्टेबल बेस होते हैं उनके कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जो अनस्टेबल बेस है, अनस्टेबल बेस का मतलब वो लोन पेयर जल्दी से दे देगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। जो अनस्टेबल बेस हैं उनके कॉन्जुगेट एसिड वीक एसिड होंगे, क्योंकि अनस्टेबल बेस स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस यानी कॉन्जुगेट बेस एंड एसिड का रिलेशन इनवर्स रिलेशन होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक एसिड। अब धीरे धीरे चलते चलते हम कभी स्टेबिलिटी चेक करना भी सीख लेंगे। जब हम स्टेबिलिटी चेक करना सीख लेंगे किसी बेस की, तो हमें उसके कॉन्जुगेट एसिड की स्ट्रेंथ बिना डेटा के पता चल जाएगी। अगर आपने कोई तरीका ऐसा सीख लिया कि आपको बता दिया गया कि एक अमोनिया है, NH2 नेगेटिव है, एक OH नेगेटिव है, ये बेस हैं, लोन पेयर है, क्योंकि इनके कॉन्जुगेट एसिड NH3 है, कॉन्जुगेट एसिड OH नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड वाटर है। H पॉजिटिव ये डोनेट कर सकता है, ये H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है। अब अगर कोई तरीका आपको कभी बता दिया जाए कि NH2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक करने का ये तरीका है, तो आपने NH2 नेगेटिव OH नेगेटिव की स्टेबिलिटी को चेक कर लिया। स्टेबिलिटी चेक करने के बाद उनके कॉन्जुगेट एसिड की एसिड स्ट्रेंथ को भी कंपेयर कर लिया। मान लो मैं कह देता हूं आपसे कि OH नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है NH2 नेगेटिव से, या जो तरीका मैंने बताया उससे आपने कंपेयर कर लिया। करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वाटर एंड अमोनिया में ज्यादा कौन सा एसिडिक है, क्योंकि OH नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है तो ये वीक बेस है, वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड ये होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी चेक करना एक इंपॉर्टेंट काम होता है। स्टेबिलिटी चेक करना अगर हमें पता चल जाता है, तब हम किसी मॉलिक्यूल की एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेते हैं। ये एक एडिशनल बात मैंने बताई। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमने लास्ट क्लास में जहां पर छोड़ा था वो कॉमन आयन इफेक्ट छोड़ दिया था। हमने आयोनाइजेशन को डिटेल से डिस्कस करते हुए ये बात की थी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो डाइल्यूशन पर डिपेंड करता है। डाइल्यूशन का मतलब जैसे जैसे हम वाटर ऐड करते चले जाएंगे किसी में, ऐसे ऐसे आयोनाइजेशन बढ़ता चला जाता है। कोई अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिसोसिएट नहीं हो पाता पूरी तरह से, एग्जाम्पल के लिए AB कोई है, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहा है वाटर में, तो आपने बहुत थोड़ा सा 2 ड्रॉप वाटर ऐड किया इसमें, तो 2 ड्रॉप से सारे तो होंगे नहीं डिसोसिएट, फिर 4 ड्रॉप कर दिए, फिर और यानी डाइल्यूट करते चले जा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन कम करते चले जा रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ाते चले जा रहे हो। इसमें जैसे जैसे मैं वाटर ऐड कर रहा हूं यानी सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूं, सॉल्वेंट ऐड करते जाने से क्या चीज बढ़ रही है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है। कम क्या होता चला जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जा रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला गया, कम होता चला गया, डाइल्यूशन बढ़ता चला गया, इसका आयोनाइजेशन बढ़ता चला गया। तो एक लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जब भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसका डाइल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। और एक बात यह बताई थी कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है AB, ये पूरी तरह डिसोसिएट नहीं हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये 100% डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं हो रहा है। अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए तो A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव ये बन गया, इसमें से 5 मान लो आयनाइज हो गए, 100 माइनस 5 कर दिए मैंने, ये बन गए मेरे पास 95, यहां पर 5 आ गए, 95 ये बच गए। अब आयोनाइजेशन कम हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमने प्रोडक्ट
एंड रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन कितने ले रखे हैं। बाहर से अगर मैं वन ऑफ द प्रोडक्ट ऐड कर देता हूं, ये बात आप जानते हो, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऐड करने पर ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। ये बात अच्छी तरह से आपको पता है। अगर मैं रिएक्टेंट बाहर से, अब जैसे पुरानी बात आपको बता रखी है, एक रिएक्शन हो रहा है, ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है, ये कोई बिना आयोनाइजेशन वाला कोई रिएक्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। अगर आप बी ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम ए की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस रिवर्सिबल रिएक्शन पर, इक्विलिब्रियम पर बाहर से ए ऐड कर देते हो तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यही काम हम बस आयंस में कर रहे हैं। अगर मैं बाहर से वन ऑफ द आयन ऐड कर देता हूं, बी नेगेटिव ऐड कर दिया, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है बैकवर्ड शिफ्ट होने का? डिसोसिएशन सप्रेस कर गया। जब ये कंबाइन हो जाएंगे, बाहर से मैंने वन ऑफ द आयन बी नेगेटिव ऐड कर दिया, बी नेगेटिव ऐड करने पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट ज्यादा हो गया। अब यानी जो आयोनाइजेशन हो रहा था अब उतना नहीं हो रहा है, उससे कम होगा, आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा। इसको यहां इस केस में हम कॉमन आयन इफेक्ट बोल देते हैं। ये कॉमन होना जरूरी है ना भाई, बी नेगेटिव अगर ऐड किया या ए पॉजिटिव ऐड किया तभी तो ऐसा होगा। अगर आपने कोई सी नेगेटिव ऐड किया फिर थोड़ी ना फर्क पड़ेगा इसका कोई। सी नेगेटिव तो ये वन ऑफ द प्रोडक्ट नहीं है। जब हम कोई एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं तब ले शतीलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है। तो मुझे कॉमन आयन ऐड करना पड़ेगा, या तो मैं ए पॉजिटिव ऐड कर दूंगा या बी नेगेटिव ऐड कर दूंगा। अच्छा, कॉमन आयन का मतलब क्या है? हम कोई एक अकेला कैटायन या सिर्फ अकेला एनायन तो ले नहीं सकते। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको किसी टेस्ट ट्यूब में सिर्फ सोडियम पॉजिटिव रखा मिल गया, ऐसा तो नहीं होगा, उसके साथ नेगेटिव कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो एक आयन कॉमन होने का क्या मतलब है? जैसे मैंने ये लिया CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ये कम डिसोसिएट होता है, 1% 2% डिसोसिएट हो गया। मान लो CH3COO नेगेटिव बन गया प्लस H पॉजिटिव बन गया। अब यहां पर इक्विलिब्रियम में तीन चीजें मौजूद हैं। एक CH3COH है, मान लो 1000 मॉलिक्यूल इसके हैं, और इक्विलिब्रियम में H पॉजिटिव मौजूद है प्लस CH3CO नेगेटिव मौजूद है। 10 मान लो इसके मॉलिक्यूल हैं, 10 इसके आयंस हैं, 10 इसके आयंस हैं। अब आप बाहर से क्या ऐड करते हो? HCl ऐड कर देते हो, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जब HCl ऐड करोगे तो HCl टूट जाएगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूट जाना चाहिए इसको। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया, राइट हैंड के साथ मिल गया ये। अब इसमें एक H पॉजिटिव कॉमन है, इसका मतलब है वन ऑफ द प्रोडक्ट मैंने बाहर से ऐड कर दिया। इसका कुछ रोल नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं करेगा, ना तो ये प्रोडक्ट वाली साइड है ना रिएक्टेंट वाली साइड है, तो ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन H पॉजिटिव कॉमन होने की वजह से अब ये कॉमन होगा, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऐड कर दिया। ला शतीलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रोडक्ट ऐड करने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड हो जाता है। बैकवर्ड होगा तो क्या होगा? सप्रेस हो जाएगा CH3COH का डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन पहले से कम हो रहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। रही सही कसर किसने पूरी कर दी? H पॉजिटिव बाहर से जो ऐड कर दिया मैंने, तो CH3COH का आयोनाइजेशन और कम हो गया। ठीक है, H पॉजिटिव की संख्या तो बढ़ गई आयोनाइजेशन सप्रेस होने के बावजूद भी, क्योंकि बाहर से भी तो बहुत सारे H पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में मैंने ऐड कर रखे हैं, इनकी संख्या तो बढ़ जाएगी। लेकिन एसिटेट आयन मुझे जितने मिलते, पहले 10 मिल रहे थे 1000 में से, अब जब आयोनाइजेशन सप्रेस हो गया तो 5 मिलने लगे, एसिटेट आयन की संख्या कम हो गई। कॉमन आयन इफेक्ट का फर्क क्या पड़ता है? एक अगर कॉमन आयन मैंने ऐड कर दिया कोई, तो ये रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर शिफ्ट कर देता है,
जिसकी वजह से आयोनाइजेशन सप्रेस कर जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इसकी, बहुत सारी। वो जो सॉरी, लैब में जो हम टेस्ट करते हैं, बहुत सारे सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, +2 में भी हैं और आपके में भी के +1 में भी हों कुछ, तो उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं, उसमें कॉमन आयन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और बाकी जो हम प्रेसिपिटेशन कर रहे होते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आज मैं बताऊंगा आपको, वो जब हम पढ़ेंगे तो कॉमन आयन का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो इसको आगे प्रोसीड करते हुए आपको मैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बता रहा हूं। जैसे के पढ़ा है आपने किसी भी रिएक्शन के लिए, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन ले लिए, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन ले लिए। ये जो रेशो आ जाता है ये के आ जाता है। अब आयनिक इक्वेशन के लिए ये मुझे अप्लाई करना है, उसी को हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोल देते हैं। डाइल्यूशन लॉ का मतलब कोई भी एसिड या बेस मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोला जाने लगेगा बस। अब ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि अब हम आयनिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। इससे पहले जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम किया तब हम सिंपल केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, वहां आयंस इन्वॉल्व नहीं थे, तो हम इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट नाम देंगे। एसिडिक एसिड, मैंने शुरू में चार्ट दिया था आपको, उसमें बताया था कि एसिडिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, पूरी तरह से नहीं टूटता है, पार्शली डिसोसिएट होता है ये वाटर में। अभी थोड़ी देर पहले भी जो एग्जांपल दिया, 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 में से 2 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। ये डिसोसिएशन यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह से ये एक्ट करता है। 100% नहीं होगा कि जितने मॉलिक्यूल लिए और सारे के सारे डिसोसिएट हो गए। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम इसके डिसोसिएशन को लिखते किस तरह से, CH3COH, वाटर ले लिया हमने, एक्सेस ऑफ वाटर ले लिया, तो ये क्या होगा, H पॉजिटिव, एसिड है तो H देगा, वाटर बेस है, एसिड बेस कंसेप्ट आपने पढ़ा है, वाटर इसको लेगा, तो ये लुईस बेस है, ये एसिड है, CH3CO नेगेटिव राइट हैंड पर बन गया, H3O पॉजिटिव बन गया। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी यही कहानी है, ये H को गेन करेगा तो ये बेस है CH3CO नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3COH। वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, H3O पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव का कॉन्जुगेट बेस क्या है, वाटर है। ये रिलेटेड है। तो अब यहां से K की वैल्यू आप निकाल सकते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो अप्लाई किया था बिल्कुल वही सेम, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर मैं इसे कहता हूं कि ये सॉल्वेंट है, मान लो 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया आपने और ये एसिटिक एसिड लिया, जितना भी एसिटिक एसिड लिया होगा, तो डिसोसिएशन तो नेग्लिजिबल हुआ, यहां ना के बराबर हुआ, तो H3O पॉजिटिव ना के बराबर बने, ये तो कांस्टेंट ही रहा, जितना था जितना लिया उतना का उतना ही, ऑलमोस्ट उतना का उतना ही रहेगा, तो इसको कांस्टेंट मानेंगे वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को, यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह से, क्योंकि एसिटिक एसिड यूज हो रहा है, तो हम इसको शामिल कर लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट में। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जब आपने अप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास, तो ये एक कांस्टेंट है रेशो, आप जानते हो। इसमें ये कॉन्सेंट्रेशन भी वाटर का, जितने वाटर में लिया हमने वो भी कांस्टेंट है, पर लीटर के हिसाब से अगर करते हो, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं इसके साथ मिलाकर इसे एक नया कांस्टेंट बना देता हूं, यानी मैं कह सकता हूं कि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय वाटर के कॉन्सेंट्रेशन में जो लिया गया, वाटर ना के बराबर यहां कंज्यूम हुआ है। भाई 1 लीटर में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो उसकी 1% है, तो ये तो ना के बराबर वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होकर के H3O पॉजिटिव बने, जितना वाटर है उतना का उतना ही, तो कांस्टेंट वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट आएगा, नया कांस्टेंट हम Ka लिख देते हैं यहां पर। ए मतलब एसिड, एसिड के लिए बात हो रही है, उन एसिड के लिए बात हो रही है जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते,
वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह से एसिड है, उनके लिए Ka हम फाइंड कर सकते हैं, Ka हम बता सकते हैं। तो Ka क्या हो जाएगा? Ka मेरे पास हो जाएगा एसिटेट आयन मल्टीप्लाइड बाई H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COH। ये वाटर तो आ गया इधर, ये एक नया कांस्टेंट Ka बन गया। ये हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। जैसे ए के लिए किया एसिड के लिए, ऐसे वीक बेस के लिए भी हम ये कर सकते हैं। ऐसे हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट के लिए भी ये बात कर सकते हैं। इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ध्यान रहे ये तब है जब एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन के कंपैरिजन में वाटर बहुत लार्ज अमाउंट में है, तब हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वाटर एसिटिक एसिड से ज्यादा है, कम है, या वाटर बहुत कम अमाउंट लिया है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया है, तब हम इसे वाटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी तो हमने क्या किया, इसके के साथ इसे इसलिए जोड़ दिया कि वाटर का जितना कॉन्सेंट्रेशन लिया था हमने, तो उसके गिनती के मॉलिक्यूल ही H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो पाए, सारा का सारा वाटर एज इट इज इंटैक्ट रहा, तो हमने के साथ इसको यूज कर लिया। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट जो Ka है, वो क्या हो जाएगा हमारा, एक Ka मीन्स K, ये वाला K मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर H2, ये आ जाएगा। इसकी जगह मैंने Ka रख दिया, तो ये एक एक्सप्रेशन हमारा कहलाएगा कि वीक एसिड के लिए एक एक्सप्रेशन है डिसोसिएशन कांस्टेंट का या आयोनाइजेशन कांस्टेंट का। यहां तक कोई नई बात हमने नहीं की है, ये तो वही चलता चला आ रहा है जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या किया कि हमने इस वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि फिक्स है, कांस्टेंट 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 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, नया कांस्टेंट वो Ka, बस ये एक चीज नई हमने लिख दी है। अब बात आती है कि इसको इक्वेशन को 1 मान लिया हमने, अब जो बात आती है वो आती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। जितने मॉलिक्यूल, ये हम पहले भी थोड़ा सा कर चुके हैं, वो फ्रैक्शन जो टोटल मॉलिक्यूल का डिसोसिएट होता है, 100 मॉलिक्यूल लिए 100 में से अगर 2 कन्वर्ट हो रहे हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये जो मेरे पास आएगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगा। अल्फा से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज इनटू आयंस। ए बी के 100 मॉलिक्यूल लिए, इसमें से 2 आयोनाइज हो पाए, 2 ए पॉजिटिव बने, 2 बी पॉजिटिव बने, तो टोटल लिए मैंने 100, आयोनाइजेशन नहीं हुआ था तो 0 थे, आयोनाइजेशन हो गया तो 100 माइनस 2, 98 बचे, और ये 2 और ये 2, तो आयोनाइजेशन कितने मॉलिक्यूल का हुआ, 2 का हुआ, टोटल कितने लिए थे, 100 लिए थे। ये अल्फा कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कहलाता है। तो अगर ये तो मैंने 100 लेकर के किया, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज करते हैं हमारे पास C है किसी मॉलिक्यूल का, ए बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C था और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो मुझे क्या करना, माइनस करना चाहिए, C अल्फा करना चाहिए माइनस इससे। जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है तो उतने मॉलिक्यूल मुझे इससे माइनस कर देने चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन मैंने C लिया तो C माइनस अल्फा हमने इससे माइनस कर दिया, तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बचेगा। ये डिग्री ऑफ, बस ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है यहां पर। हमने जब कोई भी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तब आयोनाइजेशन नहीं किया था, तो एक नया पार्ट इसमें ये ऐड हो जाता है। अगर C हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करा देते हैं किसी एसिड का जो कि एक वीक एसिड है, मोल पर लीटर में C दिया हुआ है आपको,
एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारी जो आ जाती है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा, बचेगा जो एसिड का, अनडिसोसिएटेड एसिड का, वो C1 माइनस अल्फा बचेगा। इसको इस तरह से हम कह सकते हैं, एसिडिक एसिड ही ले लेते हैं, जैसे मेरे पास CH3COOH है, और अगर मैं इसको डिसोसिएट करके लिखता हूं CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इनिशियल अमाउंट इसका C ले लिया, तब तो 0 था शुरू में जब ये रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, जब डिसोसिएट होना शुरू हुआ तो क्योंकि अब ये मैंने C कॉन्सेंट्रेशन लिया है, तो यहां डिसोसिएट हुए अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो C माइनस C अल्फा बचेगा। मैं ऐसे भी कह सकता हूं C1 माइनस अल्फा, यानी अगर 1 मॉलिक्यूल होता या 1 मोल होता तो बचता 1 माइनस अल्फा। C है तो C से मल्टीप्लाई कर दोगे, वैसे सोच लो। और यहां कितने मॉलिक्यूल होंगे? C अल्फा डिसोसिएट हो गए, ये C अल्फा डिसोसिएट हो गए, अल्फा C या C अल्फा C अल्फा। अब इसके लिए मैं Ka की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां जब मैं Ka की वैल्यू निकाल दूंगा तो क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी C माइनस C अल्फा। ये वैल्यू हमारी फाइनल आ जाएगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो इसको डिटेल से, यहां तक तो ये हो गई बात। एसिटिक एसिड को वाटर से हमने कंबाइन किया, कंबाइन करने पर एक ये इक्वेशन हमें मिल गई। वाटर को नेग्लेक्ट किया जाएगा क्योंकि इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है, तो इसको तो इग्नोर कर दिया गया, बस एसिटिक एसिड की बात हो रही है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लिया मैंने C इसका, एसिटिक एसिड का, और यहां 0 था शुरू में, लेकिन इक्विलिब्रियम पर कितना आ जाएगा? C माइनस C अल्फा। ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। C माइनस C अल्फा किस तरह से कंसीडर कर पाओगे आप? इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि ये C1 माइनस अल्फा कैसे आया। देखो आप इसे 1 मॉलिक्यूल लेकर के चल लो, मेरे पास 1 था इनिशियली और इसमें से x कन्वर्ट हो गए, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस एक्स लिखूंगा ना भाई। अब मैं 1 नहीं ले रहा हूं, 1 की जगह C ले रहा हूं, तो जब 1 के साथ ये कंडीशन आ रही है तो C के साथ C का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। 1 के साथ इतना है, 10 के साथ कितना होगा? 10 के साथ यानी C के साथ जो भी कॉन्सेंट्रेशन लिया है C1 माइनस एक्स आ जाएगा। जो भी x है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यहां पर हम उसे अल्फा लिख रहे हैं। तो अब यहां C अल्फा माइनस किए तो इधर भी C अल्फा लिखना पड़ेगा आपको। तो कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड में एसिटेट आयन का C अल्फा हो गया, जितना ये होगा उतना ही H3O पॉजिटिव, वाटर नहीं H3O पॉजिटिव जो बनेंगे, H3O पॉजिटिव, वो हमारे पास एसिटेट आयन के बराबर बनेंगे। जब तक स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर हैं, ये दोनों के 1 1 है ना, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये 2 होता, ये 1 होता, फिर तो अलग कहानी हो जाती, या ये अलग होता। ये तो सिंपल एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल लिया। अब हम आते हैं ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यूज हैं, ये हम उस इक्वेशन में जो भी हमने लिखी थी इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। क्या इक्वेशन लिखी थी हमने अभी? Ka is equal to concentration of acetate ion CH3CO negative H3O positive divided by CH3COH। ये Ka के लिए हमने लिखी थी, तो ये वैल्यू उठा करके रख दो। ये एसिटिक एसिड की वैल्यू उठा करके यहां रखो। ये C अल्फा उठा करके आप यहां रख दो, एसिटेट आयन। C अल्फा उठा करके H3O पॉजिटिव की वैल्यू रख दो। जब वैल्यूज ये रख दोगे तो हमें नेट रिजल्ट जो मिल जाएगा, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। Ka C अल्फा मल्टीप्लाइड बाई C अल्फा, C1 माइनस अल्फा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये बच गया। अब इसमें से C से
एक सी आपने कैंसिल कर दिया, ये वाला सी इस स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, तो सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये जो नीचे वाला, ये यहां तक तो क्लियर हो गई ना बात। के ए विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब ये जितनी भी बात हम कर रहे हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं। यहां तक जितना डिस्कशन चल रहा है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए चल रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिनमें डिसोसिएशन बहुत कम होता है, 1% भी नहीं, 0.01%। कितना? अगर हम 1000 मॉलिक्यूल लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है। तो अगर अल्फा बहुत कम है तो आप ये बात जानते हो अच्छी तरह से, जब बहुत कम वैल्यू होती है तो वो प्लस एंड माइनस में नेग्लेक्ट की जा सकती है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में नहीं की जा सकती। अगर बहुत कम वैल्यू है, मुझे किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.0001 से, तब नहीं नेग्लेक्ट करूंगा मैं इसको, या एक्स से इसको डिवाइड करना है। हाँ, अगर मुझे प्लस करना है, कहीं एक्स मान लो एक्स जो है वो 50 है, 50 में मुझे ऐड करना है 0.0001, तो ये तो लगभग 50 आ गया, तो इसे नेग्लेक्ट कर दो। प्लस या माइनस हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बहुत कम वैल्यू अगर आती है, तो ये 1 माइनस अल्फा को अल्फा नेग्लेक्ट कर दिया जाए क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये नीचे 1 आ गया, मतलब मैं सी अल्फा स्क्वायर लिख लेता हूं। अप्रोक्सीमेशन बोला जाता है इसको मैथमेटिक्स में, अप्रोक्सीमेशन कर लिया मैंने, ये लगभग एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं होगी क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ही, चाहे भले ही बहुत कम भी है, लेकिन नियर अबाउट, ना के बराबर अंतर से ये के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ गया, तो मैंने अल्फा निकाल लिया यहां से। अल्फा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए डिवाइडेड बाई सी, इसका हम स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये मेरे पास अल्फा आ जाएगा। लेकिन ये सारी बात वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो रही है, इतनी बात ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। ये अल्फा को जब मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं जब वीक, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू तो भाई कंसिडरेबल होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो डिसोसिएशन कितना होता है, 90%, 80%, तो इसकी वैल्यू तो बहुत है, 0.9 है, सपोज करते हैं 90%, एक का 90% कितना हो जाएगा, 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, तब नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हम इसको। तो अगर इतनी बड़ी वैल्यू 1 के आसपास ही आ रही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तब नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रख करके करना है, ये सारा ट्रीटमेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सोच पा रहे हैं। अल्फा इज वेरी स्मॉल, स्मॉल वैल्यू प्लस माइनस में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं 1 के कंपैरिजन में, और जो हमारा ये फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए आ जाएगा। तो हम यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता सकते हैं, अल्फा जो आ जाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ के ए, ये तो कांस्टेंट है किसी गिवन एसिड के लिए, ये वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। हमें ये पता चलता है कि किसी भी गिवन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए या एसिड के लिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट पता है। तो कंसंट्रेशन तो हमारे हाथ में है कि इनिशियल कंसंट्रेशन हम कितना रखें, वो तो हम रख सकते हैं, कितना अमाउंट मोल पर लीटर, कितने मोल पर लीटर लेकर के मैंने ये किया। तो आप इसे देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड at given concentration C if Ka is known। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइल्यूशन का यानी वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई एक बात हम कह रहे थे अभी जब हमने ये शुरुआत की थी, मैंने सपोज करते हैं 10 ml में शुगर डिसॉल्व किया 2 ग्राम। जब 2 ग्राम शुगर मैंने डिसॉल्व किया तो एक सोल्यूशन बन गया। अब मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा वाटर और ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने पर कंसंट्रेशन कम हो गया।
डाइल्यूशन यानी वॉल्यूम बढ़ गया इसका, मैंने 10 ml और वाटर ऐड कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गया सॉल्यूशन का, डाइल्यूशन बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन और कम हो गया। मैंने और 100 ml वाटर ऐड कर दिया, अब कॉन्सेंट्रेशन तो और कम हो जाएगा, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम का सी का एंड वी का इनवर्स रिलेशन होता है, सी एंड वी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। मैं अगर सॉल्वेंट निकाल लूं, इसमें से 100 ml में 2 ग्राम डिजोल्व है, तो मैंने इसमें से सॉल्वेंट 50 ml कम कर दिया, 2 ग्राम पर 50 ml, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, वॉल्यूम लेकिन कम हो गया भाई। तो सी एंड वी का रिलेशन इनवर्स रिलेशन होता है। इस सी की जगह, यहां इस सी की जगह मैं वी अगर रख देता हूं तो 1/v रखूंगा मैं। 1/v रखने पर ये v ऊपर आ जाएगा, के ए मल्टीप्लाइड बाई वी हो गया। तो अल्फा को हम वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है मेरे पास, या डाइल्यूशन बोल दो आप इसे, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। तो अल्फा में भी ऑल्सो रिटर्न एज, समझ आ गई होगी बात ये। तो ये दो रिलेशन हैं जिससे हम किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड, अब ये जो टर्म ए है इससे कंफ्यूज होने की जरूरत कभी भी नहीं आपको है, ये ए एसिड के लिए यूज किया जाता है। अगर यही सेम रिएक्शन मुझे कभी बेस के लिए दे दिया जाए, बेस, वीक बेस, ऐसा बेस जो वाटर में जब डिसॉल्व किया जाता है NH4OH है, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है, वाटर से जब ये रिएक्शन करेगा NH4 एंड पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये एक्वस एक्वस वाटर एक्सेसिव है, कम डिसोसिएशन हो रहा है। तो यहां अब मैं के ए की जगह बस के बी लिखूंगा, इतना ध्यान देने की बात है और कुछ भी नहीं। कभी कभी के ए की जगह के बी अगर गिवन है तो एसिड की जगह हमने बेस ले रखा है बस, और कुछ भी नहीं है, रिलेशन यही रहना है बिल्कुल जो आपने ये लिखा है, बस अल्फा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बी वी। किसके लिए? वीक बेस, वीक बेस का कम से कम एक एग्जांपल तो आपको याद रहना चाहिए, और वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड के एक दो एग्जांपल आपको याद रहने चाहिए, एसिटिक एसिड, HCN, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब वीक एसिड है। बेंजोइक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं सबके सब वीक एसिड होते हैं, जिनकी अल्फा की वैल्यू कम होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिनके लिए काफी कम होता है। तो के ए एंड के बी में परेशान होने की बात नहीं है, ये के ए एसिड के लिए है, और अगर के बी गिवन होता है कभी तो ये बेस के लिए गिवन होता है। रिलेशन वही रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू के बी ओवर सी, जैसा हमने ये लिखा था, और सी की जगह मैं वॉल्यूम अगर लिखना चाहता हूं तो स्क्वायर रूट यानी डाइल्यूशन लिखना चाहता हूं तो ये लिखा जा सकता है। अब ये कांस्टेंट है भाई, देखो बड़ा सिंपल सा है, तो मैं क्या ऐसे नहीं कर सकता इसको, इस इक्वेशन को यहां उठा के बाहर निकालो, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या किया जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ वी, ये मैं कर सकता हूं, या अल्फा इज इनवर्सली रिलेटेड प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ सी। भाई अगर ये के ए कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर रूट भी कांस्टेंट होगा, इस कांस्टेंट को हटाकर मैंने प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया यहां, ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अल्फा है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, किससे इनवर्सली रिलेटेड होगा? कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या डाइल्यूशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है।
आई होप कि ये वाली बात समझ आई होगी। ये जो रिलेशन है जो सामने लिखा है, यही रिलेशन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहलाता है। क्या है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, degree of ionization, that means alpha, is directly proportional to square root of volume containing 1 mole of solute। एक मोल सोल्यूट लेकर हम कितना वॉल्यूम, या डाइल्यूशन आप सिंपल बोलो, या दूसरा एक क्या डेफिनेशन हो सकती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली रिलेटेड या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जो हमने सॉल्यूट, और ये कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मोल पर लीटर वाला है ये कॉन्सेंट्रेशन, किसी और में मत ले बैठना, ग्राम पर एमएल में या किसी और में, मोल पर लीटर में ही ये लिया जाएगा। ये जो रिलेशन मैंने यहां से एस्टेब्लिश किए हैं, यही ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहलाते हैं। तो देखो जो स्टेटमेंट है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इनवर्सली रिलेटेड विद, किसकी बात मैं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस अल्फा की। ये अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अलग कर दिया मैंने, देखो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये अल्फा हो गया, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के। ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, ये जो हो जाएगा अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये प्रोपोर्शनलिटी हमने कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इतना भी याद रख लोगे तो ये रूल पूरा याद हो जाएगा, इतना तो खुद लिख लोगे, बस ये दो रिलेशन याद रखोगे तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आ जाएगा। आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ध्यान रहे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की घटना है सारी की सारी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं हो रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात हो रही थी, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए एंड के बी, फर्दर इसको हम कॉमन आयन इफेक्ट के साथ रिलेट करते हैं। जो कॉमन आयन इफेक्ट है इसका के ए एंड के बी के साथ क्या रिलेशन आएगा, आयोनाइजेशन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो जब भी कभी हम एसिड की स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं, देखो जो पिछली क्लासेस हमने पढ़ी हैं उनमें हमने इक्विलिब्रियम के एक्सटेंट को के की वैल्यू से, के सी होता था वहां पर, के सी की वैल्यू अगर ज्यादा है मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। सिंपल एग्जांपल लो, एक ए बी था, ए बी के लिए डिसोसिएशन होके एक ए बन गया एक बी बन गया, आयोनाइजेशन नहीं है, ये सिंपल केमिकल रिएक्शन है, ए पर कोई चार्ज नहीं है, बी पर कोई चार्ज नहीं है। इसके लिए के की वैल्यू, के सी की वैल्यू मान लो 10 टू द रेज -4 आ गई, 1 इंटू 10 टू द रेज -4, तो बड़ी कम वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम तो यहां बैकवर्ड हो रहा है, इतनी कम वैल्यू का मतलब यही तो जानते थे आप। दूसरा एक और रिएक्शन था मेरे पास एक्स वाई, ये इक्विलिब्रियम पर चल रहा है, यहां पर एक्स बन गया, आयन नहीं, हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास वाई आ गया। अब इस बार जब के सी की वैल्यू जब हमने चेक की तो ये आ गई 10 टू द रेज 4, 1.0 इंटू 10 टू द रेज 4 आ गई ये वैल्यू, काफी ज्यादा है। इसका मतलब है प्रोडक्ट साइड के कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है इक्विलिब्रियम पर, रिएक्टेंट साइड के कम है, 10,000 गुना कम है। 10 टू द रेज 4 का मतलब ये हो गया, यानी सारा का सारा रिएक्शन
ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है, ना के बराबर रिएक्टेंट बचे हैं। सेम हम अप्लाई करेंगे यहां किसी एसिड के लिए। अब मेरे पास कोई एक एसिड है जो कि वीक एसिड है। सपोज करते हैं मैंने ये लिया CH3COOH, इसका आयोनाइजेशन होगा, बस फर्क ये है कि अब हमें आयंस लिखना है, COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा कोई और एसिड ले लेता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां यूज कर लेता हूं HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3CO सॉरी HCl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इस HCl के डिसोसिएशन कांस्टेंट की जब हम बात करेंगे, यानी Ka फॉर HCl बात की जाती है, तो ये वैल्यू काफी ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम यहां फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्ट होगा। क्या मीनिंग है इस बात का? इस बात का मीनिंग है कि जो कॉन्सेंट्रेशन हमारा H पॉजिटिव का है, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है। H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होने क्या इंडिकेट करता है कि Ka की वैल्यू काफी ज्यादा है, मतलब Ka ज्यादा। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। तो Ka ज्यादा किसी एसिड के लिए मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड मींस H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। जितना कम होता चला जाएगा Ka, ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी। Ka की वैल्यू जितनी कम होती चली जाएगी, डिसोसिएशन उतना ही कम होता चला जाएगा इक्विलिब्रियम पर। H पॉजिटिव आयन की संख्या उतनी कम होती चली जाएगी और ये वीकर एसिड होता चला जाएगा। तो अब आपको अगर 3 अननोन एसिड गिवन हैं और उन 3 एसिड में एक की K की वैल्यू Ka की वैल्यू 10 है, एक की 100 है और एक की 1000 है, तो आप बिल्कुल आराम से बोलो कि जिसकी 1000 Ka की वैल्यू है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इक्विलिब्रियम उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्टेड है, मतलब ज्यादा H पॉजिटिव इक्विलिब्रियम पर संख्या H पॉजिटिव की ज्यादा है, और जब ज्यादा H पॉजिटिव अवेलेबल होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड काउंट होता है। ये डिसोसिएशन का फायदा एसिड के लिए भी, और जब हम एसिड के लिए Ka बोल रहे हैं तो बेस के लिए K भी बोलना शुरू कर देंगे। कोई और मेरे पास एक इक्वेशन है, एसिटिक एसिड की जगह अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH। NH4OH को जब आप डिसोसिएट करते हो तो डिसोसिएट कर दोगे NH4 पॉजिटिव आयन में एंड OH नेगेटिव आयन में। जब ये डिसोसिएट होगा, इसके लिए Ka नहीं लूंगा मैं, बेस है क्योंकि OH नेगेटिव, तो Kb की मैं बात करूंगा। Kb की वैल्यू अगर कम है तो मतलब कम OH नेगेटिव अवेलेबल है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड नहीं है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड ज्यादा हो रहा है, तो OH की संख्या कम हो गई। जितनी कम संख्या है OH की उतना ही वीकर बेस होगा, Kb की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो बेस स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। ये हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं एसिड एंड बेस के लिए। तो ये जो बात मैंने बताई है ये वही बात है, इसको क्विकली हम एक बार देख लेते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, ये अभी हम कर भी चुके हैं, हालांकि Ha को डिसोसिएट किया, अप्लाई किया लॉ ऑफ मास एक्शन हमने, वो पुराना जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। Ka मतलब वाटर को नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ वाटर है ही नहीं ना, वाटर को इसके साथ यहाँ था वाटर, इसके साथ H2O होता था, यहाँ ले आए। अब क्योंकि यहाँ ले आए तो अब ये सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना हो करके एसिड वाला Ka हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट हम इसे नाम देते हैं। तो ये Ka हमने बताया, सेम जैसे हमने एसिड के लिए किया ऐसे हम बेस के लिए कर सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस के लिए Kb फाइंड किया जा सकता है, और Kb क्या होता है हमारा, एक डेफिनेट टेम्परेचर की बात हो रही है यहां पर, एक और जो ऑब्जर्वेबल बात है, ये सारा कुछ
एक फिक्स टेम्परेचर के साथ रिलेटेड, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करते हैं तो डिसोसिएशन या इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है ना, चेंज हो जाता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, के की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी। तो ये एक फिक्स टेम्परेचर पर सारा कुछ हो रहा है। इतनी बात आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसको आगे प्रोसीड करते हुए हम, ये तो मैंने लिखा ही दिया था, तो इसको तो लिखना आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि पहले हम इसे जो कहता हूँ लिख चुके हैं। एक ग्लिम्स में इसे करना था, इसलिए मैंने दोबारा से ये बता दिया। जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो देखते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अभी क्लास के शुरू में मैंने आपको कॉमन आयन बताया था कि एक, जब हम किसी ऐसे इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हैं जिसमें आयोनाइजेशन हो रहा है और बाहर से हम कॉमन आयन ऐड कर देते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेकर के ये काम करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सप्रेशन बड़ा मुश्किल होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उन वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम कॉमन अगर ऐड कर दें तो सप्रेस हो जाता है। और जो भी ये फिनोमिनन है, ये फिनोमिनन इसलिए बहुत इजी है क्योंकि ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल आप सोच लो कि वन ऑफ द प्रोडक्ट जब हम ऐड कर देते थे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड हो जाता था। बस अब मैं ए बी मॉलिक्यूल लेकर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव जब बनाता हूं तो वन ऑफ द आयन अगर मैं ऐड कर देता हूं, इसमें ए पॉजिटिव बाहर से ऐड किया, तो अब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स सप्रेस कर जाएगा आयोनाइजेशन। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड होने का मतलब है ये ज्यादा होगा, अभी ये फॉरवर्ड कम होगा। ए पॉजिटिव की प्रेजेंस में या बी नेगेटिव की प्रेजेंस में। लेकिन अगर ये नहीं होता तो वो जो अपना इक्विलिब्रियम इसका था, जो भी कुछ था, उसके कंपैरिजन में अब ये सप्रेस हो गया, यानी बैकवर्ड हो गया। ये है कॉमन आयन इफेक्ट। इसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे हम। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस होगा, क्यों नहीं होगा। एसिटिक एसिड लो, जैसे हमने CH3COH लिया, आप जानते हो कि वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब है H पॉजिटिव कम बना रहा है। वीक एसिड का मतलब है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम है। वीक एसिड का मतलब है Ka की वैल्यू कम है। ये H कम है इसमें। अब मैं क्या करता हूं, बाहर से ये किसी टेस्ट ट्यूब में इक्विलिब्रियम एक चल रहा है, बाहर से अब मैं ऐड कर देता हूं सोडियम एसिटेट CH3COONA। ये खुद एक इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब खूब तेजी से खूब सारा आयोनाइजेशन होता है। जब ये टूटेगा CH3COONA तो क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव बनेगा प्लस CH3CO नेगेटिव बनेगा। ये कॉमन हो गए दोनों। अगर ये कॉमन आयन हो गए हैं तो इक्विलिब्रियम अब बैकवर्ड हो जाएगा। बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब एसिटिक एसिड ज्यादा, डिसोसिएशन कम। अगर डिसोसिएशन कम हो गया तो H पॉजिटिव की संख्या तो घट जाएगी, मतलब Ka रिड्यूस हो जाएगा इसका। जब हम इसमें H पॉजिटिव की बात करेंगे तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में डिसोसिएशन कम हो जाने से H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। पहले से एसिटिक एसिड वीक एसिड था, लेकिन एक कॉमन आयन डाल देने से उसमें क्या होगा, इसका डिसोसिएशन कम होने से क्या होगा, H पॉजिटिव कम अवेलेबल होगा, यानी और वीकर एसिड हो जाएगा एसिटेट आयन की प्रेजेंस में। तो अब एक स्टेटमेंट सुनो जो मैं बोलने वाला हूं। एसिडिक एसिड इज वीक एसिड, बट in presence of sodium acetate it works as even more weaker acid या more weak acid than acetic acid। एसिटिक एसिड अपना जो अपनी एसिड स्ट्रेंथ है बड़ी कम है बेचारे की, लेकिन अगर सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में देखोगे तो और भी कम एसिड स्ट्रेंथ आएगी। ऐसा क्यों हुआ,
ऐसा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हुआ। है क्या चीज, ये डिफाइन कैसे करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट को? ये देखो, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, टूटने की जो टेंडेंसी है, यानी कितने मॉलिक्यूल टूट रहे हैं रिलेटिवली ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट, जो कि स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी तो उसके खूब सारे आयन मिलेंगे ताकि सप्रेस कर सकें कंटेनिंग कॉमन आयन। अगर कॉमन आयन नहीं है तब इसका कोई फायदा या नुकसान नहीं मिलेगा। कॉमन आयन होना जरूरी है। दिस इज टर्म्स एज कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक ये डेफिनेशन है और ये बहुत यूज होती है, इस्तेमाल इसका बहुत ज्यादा है। रिप्रेजेंट आप इसे कैसे करोगे? एसिटिक एसिड का हम देख सकते हैं, ये एग्जांपल मैंने दे ही दिया, अभी समझा ही दिया आपको। एसिटिक एसिड लिया हमने, इसे डिसोसिएट कर दिया H पॉजिटिव एंड एसिटेट आयन में, बाहर से दोबारा से सोडियम एसिटेट और ऐड कर दिया इसमें, तो ये कॉमन आयन बन गया। ये जो बना ये कॉमन आयन है, ये वाला और ये वाला। सप्रेस करके बैकवर्ड हो जाएगा, H पॉजिटिव की संख्या कम हो जाएगी। हमें मतलब ही H पॉजिटिव से है, एसिटेट की तो संख्या कम नहीं बोल सकता ना मैं, क्योंकि बाहर से भी हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं एसिटेट आयन। सप्रेस, इस आयोनाइजेशन का सप्रेशन हुआ है बैकवर्ड, तो ये भी कम हुआ, ये भी कम हुआ, लेकिन ये तो बाहर से बहुत सारे ऐड कर दिए, लेकिन ये तो ऐड नहीं किए, तो ओवरऑल H पॉजिटिव की कमी ऑब्जर्व की जाएगी, एसिटेट की कमी ऑब्जर्व नहीं की जाएगी। एसिटेट तो बढ़ जाएंगे बहुत और उल्टा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने सोडियम एसिटेट बाहर से ऐड कर दिया है। ये कॉमन आयन इफेक्ट कहलाएगा। कॉमन आयन की वजह से सप्रेशन हो जाता है। जैसे हम एसिड में कॉमन आयन देख लेते हैं, ऐसे हम बेस में भी कॉमन आयन देख सकते हैं। आप देख लो, जैसे कोई बीकर ले रखा है हमने, इसमें क्या करते हैं, हम बाहर से ऐड करते हैं एसिटिक एसिड, डिसोसिएशन हो गया, सोडियम एसिटेट ऐड किया, सोडियम एसिटेट ऐड करने पर इक्विलिब्रियम, ये एसिटेट आयन एक्स्ट्रा हो गए ना, यही कॉमन आयन है, सोडियम नहीं है कॉमन आयन, ध्यान रखना। एसिटेट आयन कॉमन है, कॉमन होने की वजह से इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ये शिफ्ट करेगा। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होने से क्या रिजल्ट निकलेगा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाने से संख्या कम हो जाएगी, किसकी? H पॉजिटिव की। H पॉजिटिव रिड्यूसेस एंड एसिड स्ट्रेंथ रिड्यूसेस इन प्रेजेंस ऑफ CH3CONA। ये कई सारे रीजनिंग के क्वेश्चन एक्सप्लेन कराए जाते हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देकर कई बार हमें K से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि K बढ़ जाएगा, किसी एक गिवन के लिए H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। आई होप कि ये वाली बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जैसे मैंने ये एसिड के लिए किया है, ठीक उसी तरह से मैं बेस के लिए भी कर सकता हूं। यहां कुछ नया काम नहीं करेंगे, बस वीक बेस लेंगे जो H पॉजिटिव की जगह OH नेगेटिव ला सके, बस इतना करना पड़ेगा। अमोनियम क्लोराइड NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कॉमन आयन हो गए दोनों, सप्रेस होके बैकवर्ड हो जाएगा, OH की संख्या कम हो जाएगी, वीक बेस हो जाएगा, बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी सॉल्यूशन की। इसको आगे चल के हम पीएच से रिलेट करेंगे तो पीएच पर भी इसका फर्क पड़ेगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भाई इसका। जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब जब हम मेजरमेंट करते हैं, जब हम किसी आयन का टेस्ट करते हैं कि ये आयन प्रेजेंट है या नहीं है, तब सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉमन आयन का। तो एप्लीकेशन की बात अगर आती है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी लैब में जो टेस्ट किए जाते हैं केमिकल्स के, उनमें बहुत ज्यादा ये काम आता है कॉमन आयन। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करने से पहले हमें आयोनाइजेशन को सप्रेस करने की जरूरत होती है, उसके लिए हम कॉमन आयन पहले ऐड करते हैं। तो
आई होप कि ये वाली बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम टॉपिक करते हैं चेंज, और कॉमन आयन इफेक्ट से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आता है जो कि है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर बेस्ड होते हैं। अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जानना चाहते हैं तो ये काम आप इवन कहीं पर भी कर सकते हो, इवन घर में भी कर सकते हो। एक वाटर लो, मान लो 10 ml वाटर लिया आपने, थोड़ा लो वाटर, कम चीनी लगेगी इसलिए 10 ml वाटर ले लिया, टेस्ट ट्यूब में ले लो या ग्लास में ले लो। इसमें थोड़ा थोड़ा करके शुगर डालना शुरू कर दिया आपने, थोड़ा थोड़ा करके मतलब 2-3 उसमें बिल्कुल उसके दाने डाल दिए, फिर और डालते गए शेक करते गए। इसको अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एक लिमिट आएगी, मान लो आपने 10 ml में 6 ग्राम डिसॉल्व कर लिया, ये 6 ग्राम डिसॉल्व हो गया, 1 चम्मच के आसपास हो जाएगा। 10 ml भी छोटा ही होता है, बड़ा स्पून जो होता है पानी का वो ले लिया। 10 ml कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता। तो जब आपने 6 ग्राम इसमें डिसॉल्व कर चुके, उसके बाद जैसे ही आपने 1 ग्रेन इसका शुगर का इसमें डाला तो वो अब डिसॉल्व होना बंद हो गया। इस सोल्यूशन को आपने नाम दे दिया कि दिस सोल्यूशन इज सेचुरेटेड सोल्यूशन। एक सुपर सेचुरेटेड भी होता है, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो टेम्परेचर क्योंकि बढ़ा करके बनेगा, हमें टेम्परेचर बढ़ाना नहीं, हमें तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर ये सारा काम करना है। सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जब हमने कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और मैक्सिमम वो जितना डिसॉल्व हो सकता था उतना डिसॉल्व हो गया, उससे ज्यादा अब हम डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अमाउंट जो हमने डिसॉल्व किया उसके बाद अगर मैं शुगर का ग्रेन या सॉल्यूट इसमें ऐड करूंगा तो यहाँ ये नीचे बैठ जाएगा, नजर आएगा सॉलिड, डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल कहलाएगा ये। और इसे हम अपनी लैंग्वेज में प्रेसिपिटेट भी बोल देंगे आगे चलकर। ये पार्ट जो डिसॉल्व नहीं हो पाया, जो अभी तक डिसॉल्व हो रहा था, यानी किसी एक सॉल्यूशन की सॉल्वेंट, जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उस सॉल्यूशन में जो कोई भी सॉल्वेंट होता है उसकी कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा वो किसी सॉल्यूट को नहीं रख पाता है। और ये डिपेंड दोनों पर करता है, ये सॉल्यूट पर भी डिपेंड करेगा और ये सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप सैंड लेकर के 10 ml में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो तो एक छोटा सा ग्रेन भी नहीं होगा डिसॉल्व, वो जो आपने लिया उसका प्रेसिपिटेट तो एकदम बन गया, यानी पहला ही ग्रेन जो है डिसॉल्व नहीं होगा। हम बोलेंगे अपनी लैंग्वेज में कि डिसॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्युबिलिटी नहीं है इसकी। सेचुरेटेड सॉल्यूशन तो इसका सैंड को डालते ही बन गया, यानी नेग्लिजिबली सॉल्युबल है। अब मैं इस चीज को आयोनिक कंपाउंड पर, शुगर तो देखो आयनिक नहीं होता, हम यहां क्योंकि आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो ये सेम काम हमें आयोनिक कंपाउंड पर अप्लाई करना है। अब मैं कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो थोड़ा सा आयोनाइज हो जाता है, 100% जो आयोनाइजेशन नहीं देता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड ऐसे होते हैं जो वीक आयोनाइज हो जाते हैं। सपोज करते हैं मैं ए बी कोई मॉलिक्यूल लेता हूं, अभी मैं यहाँ 2 या 3 कुछ नहीं लिख रहा हूँ, 1A 1B का कोई मॉलिक्यूल है। सोल्यूशन जब मैंने इसका बनाया तो ये A पॉजिटिव B नेगेटिव में टूट गया, डिसॉल्व हो गया। इसको समझाने के लिए मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले रहा हूं, जबकि सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहां मैंने AB वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, बस इतना फर्क है इसमें। लेकिन एग्जांपल हम यहां फिर भी देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड लिया जब मैंने, वाटर लिया मैंने 50 ml ले लिया, एक स्पून ऐड किया 50 ml में, घुल जाएगा, दूसरा ऐड किया घुल जाएगा, तीसरा ऐड किया घुल जाएगा, एक लिमिट आएगी
घुलना बंद हो जाएगा, मतलब आयोनाइज होना बंद हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जब यहां नीचे हमें नजर आ रहा है, NaCl के ग्रेन्स पड़े हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो नॉन आयोनाइजेबल है। अब इस सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक NaCl सॉलिड, जब मैंने सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, जितना डिसॉल्व कर सकता था मैंने डिसॉल्व कर लिया, जितनी कैपेसिटी थी आयन बनने की इसमें बन गई। अब इस सॉल्यूशन में एक और चम्मच मैंने ऐड कर दिया तो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये सॉलिड इक्विलिब्रियम में किसके साथ रह रहा है इस सॉल्यूशन में, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आयन से, सोडियम पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहां अगर एग्जैक्ट मैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन लेता हूं, तो एग्जैक्ट सेचुरेटेड सॉल्यूशन लेने पर क्या होगा, ये सोडियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव अवेलेबल होंगे, सॉलिड अवेलेबल नहीं होगा। सेचुरेटेड सॉल्यूशन में सारे 100% आयंस रहेंगे। अब आप यही सेम बात वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बस अप्लाई कर दो। वीक इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास कोई सॉलिड है, मैंने इसको डिसॉल्व किया और सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। पहले डिसॉल्व किया, हो गया, थोड़ा सा और ऐड कर दिया 1 ग्राम, फिर आयोनाइज हो गया, फिर आयोनाइज हो गया, फिर एक लिमिट आई ऐसी कि ये आयोनाइज होना बंद हो गया। जब ये आयोनाइज होना बंद हो गया, तब मैं इसको क्या बोलूंगा कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। जितना अमाउंट मैंने यहां पर लिया है, जो भी अमाउंट यहां पर लिया, वो अमाउंट वीक इलेक्ट्रोलाइट का, सपोज करते हैं मैंने 100 ग्राम लिया था, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनने में बड़ा कम अमाउंट इसका रिक्वायर्ड होगा। तो अब मैं इसका K निकाल सकता हूं यहां से। K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव B नेगेटिव डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB। यहां मैंने एक्सेस ले लिया, अब ये सेचुरेटेड ना होकर के एक्सेस ले लिया, जिसमें से कुछ थोड़ा सा अमाउंट A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव में टूट करके बन गया, जो इस सॉलिड एक्सेस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, जो सॉल्यूशन में है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये अमाउंट जो डिसोसिएट नहीं हुआ है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। जैसे अभी वाटर का किया था, बिल्कुल ठीक उसी तरह से ये कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है बिल्कुल। K के साथ इसे इधर लेकर के आ जाओ, K जो कि कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय AB जो कि कांस्टेंट है, इक्वल टू A पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय B नेगेटिव। AB एंड K इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट आएगा, तो एक नया कांस्टेंट हमने लिख दिया, ये कांस्टेंट KSP बोला जाता है। जैसे हमने K अभी A लिख दिया था, वहां ये बस वाटर था, यहां हमारे पास सॉलिड सॉल्ट है। इस बात को अगर मैं और सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करता हूं आपको, तो हमने एक फिक्स अमाउंट किसी का लिया, सपोज करते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया वाटर में, AB का 1 मोल ऐड कर दिया। तो क्योंकि ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो A पॉजिटिव कुछ बन गया थोड़ा सा, B नेगेटिव कुछ थोड़ा सा बन गया, लेकिन ये AB के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल था। तो फिर जब हम इसका K लिख रहे हैं, तो ये अमाउंट तो जो है वो ना के बराबर इसमें चेंज आया, जो 1 मोल पर लीटर हमने लिया था वो 1 मोल का 1 मोल ही कंसीडर किया गया। तो इसको अगर मैं इधर लाके इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ साथ, डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ साथ ये AB का मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट आएगा, जो नया नाम दे दिया गया, जिसे बोल दिया गया KSP। ये जो KSP है, ये क्या चीज है, ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आयोनिक प्रोडक्ट है, जो इसके आयन का प्रोडक्ट है। आयन का कॉन्सेंट्रेशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, जितना घुल सकता था घुल गया, बाकी तो ये डिसॉल्व ही नहीं हुआ।
बस ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, इसका ध्यान रखना। यहां पर बी नेगेटिव मैंने लिया। तो ये KSP को डिफाइन कैसे किया जाएगा? KSP क्या है? इनफैक्ट किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए या किसी ऐसे सब्सटेंस के लिए जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, यानी कम डिसॉल्व हो पाता है, किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं हम, उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आयंस का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, आयन के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है हमेशा एक गिवन अमाउंट में। अगर मैं ये वाटर 100 ml ले लेता हूं तो ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आयन की संख्या फिक्स होगी, इसका प्रोडक्ट ही, मल्टीप्लिकेशन ही KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। आप खुद बता रहे हो कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर मैं कोई एक गिवन सॉल्यूट लेता हूं और किसी एक फिक्स सॉल्वेंट में मैं उसे डिसॉल्व करता हूं, तो एक लिमिट से ज्यादा मैं डिसॉल्व नहीं कर सकता, और वो लिमिट फिक्स है अगर टेम्परेचर फिक्स रखें हम तो, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर फिक्स रखें तो, तब ये प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है कि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तो अब इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं, जो मुझे समझाना था मैंने बता दिया आपको। इन्हें सेचुरेटेड सॉल्यूशन, पहली कंडीशन है कि सेचुरेटेड अगर नहीं होगा तो आयन का प्रोडक्ट KSP नहीं कहलाएगा। ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल यानी हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, 100% आयोनाइज नहीं होना चाहिए। स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट, ये इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करता है AB सॉलिड जो मैंने डिसॉल्व किया, उसे हम ऐसे, ये एक्वस कंडीशन में आ गया, एक्वस कंडीशन में आ गया। एक्वस मतलब आयोनाइज है, डिसॉल्व है, ये दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, ये दिखेगा। जितने AB में से आयन बनने थे वो बहुत कम बन चुके। मान लो 1 मोल ले लिया था हमने सॉलिड इसका, 1 मोल में से कुछ सपोज करते हैं 0.0001 मोल ए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, बी भी 0.0001 मोल आ जाएगा। ये जो कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बचा इक्विलिब्रियम पर, वो 1 माइनस 0.0001 मोल बचा। तो ये नेग्लेक्ट किया जा सकता है, 1 मोल का 1 मोल रखा जा सकता है, वही काम मैंने किया। तो इसके लिए K की वैल्यू क्या आ जाएगी? K की वैल्यू आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव जो कि गिवन है मुझे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव। ये हमेशा एक गिवन वॉल्यूम के लिए, गिवन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB। ये हम फिक्स रखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी फिक्स रहेगा। यही KSP है, गिवन कंपाउंड के लिए ये आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है फॉर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान रहे, लेकिन अगर हमने मान लो सिर्फ 1 मोल की जगह इसमें बड़ा थोड़ा सा अमाउंट घोल दिया और घुलने की गुंजाइश है, तो फिर ये प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट नहीं होगा। तो अगर हम इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो K की वैल्यू ये आ जाएगी। ये भी किया। अब क्योंकि ये AB फिक्स है अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के लिए, तो मैं AB को मान लेता हूं कि कांस्टेंट K डैश है, तो K डैश मल्टीप्लाइड बाई K कर लिया गया, ये कांस्टेंट वैल्यू होने की वजह से। K मल्टीप्लाइड बाई K डैश अपने आप में फिर एक नया कांस्टेंट है जिसको नाम दे दिया गया KSP, और ये KSP क्या था? ये इस आयंस का प्रोडक्ट था, A पॉजिटिव B नेगेटिव का। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैं डेफिनेशन पर आ रहा हूं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। कभी कोई सेचुरेटेड सॉल्यूशन अगर बना लिया तो KSP is termed as and defined as the product of concentration of ions। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, A पॉजिटिव का B पॉजिटिव से मल्टीप्लीकेशन, आयंस का मल्टीप्लीकेशन इन ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो पहली कंडीशन है हमारी, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी अपना रोल है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे
तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा आयन बनना शुरू हो जाता है, फिर ये के हिल जाएगा, तो ये काम एक फिक्स टेम्परेचर पर ही किया जाएगा। गिवन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयन की संख्या कांस्टेंट होती है और इनका प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेसी क्या है, ये हमने इक्वेशन ज्यादा सिंपल कर ली आयन का प्रोडक्ट जो हमने बोल के, लेकिन हमेशा तो इतनी सिंप्लिसिटी नहीं होती ना। हम जैसे यहाँ NaCl के लिए, अगर मैं NaCl को मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट मान करके करता हूं, तब तो ये बात ठीक हो जाएगी आयन का प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपको CaCl2 दे दिया भाई, तब जो राइट हैंड पे बनेंगे 2Cl नेगेटिव बनेंगे, दो बनेंगे ना। ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अपने आप में कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है। प्लस Ca2 पॉजिटिव बनेगा। अगर मैं इसके लिए KSP लिखना चाहता हूं तो ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम इग्नोर कर देंगे जैसे इसे AB को किया। AB की जगह CaCl2 लिखते हुए मैंने इसे हटा दिया। अब A पॉजिटिव B नेगेटिव क्या हुआ, ये होना चाहिए KSP विल बी इक्वल टू Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन एंड इसकी पावर 2। ये ध्यान देने की बात है इस दो की वजह से। एंड Ca2 पॉजिटिव की पावर 1। तो मैं यहां सिंपल नहीं बोल सकता कि ये दोनों का प्रोडक्ट है। Cl नेगेटिव का एक पावर जो इसके आयन के नंबर के बराबर होगी, मल्टीप्लाइड बाय कैल्शियम का आयन का नंबर जो, और उसकी एक पावर जो इसके नंबर के बराबर होगी, यहां स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगी। पावर को इंक्लूड करके फिर प्रोडक्ट के एसपी बोला जाएगा यहां। अब आप यहां कोई एक कॉमन कर लो इसे इक्वेशन को, ए एक्स बी वाई कर लो, तो यहां जो बनेगा ए एक्स यानी एक्स ए बनना चाहिए, एक्स ए पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस वाई बी नेगेटिव बन जाएगा। इसकी पावर एक्स आ जाएगी ए की, बी की पावर वाई आ जाएगी। तो इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है डेफिनेशन में। मतलब ये बहुत एक जेनरिक डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन करके बता दी, जहां पर हमने मान लिया कि ये जो आयन है बस सिर्फ ए बी में टूट रहे हैं, लेकिन हमेशा इतने सिंपल केमिकल इक्वेशन नहीं होते। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल AXPY लेना है। इसके आयन की संख्या x, इसके आयन की संख्या y। तो जब मैं इसको डिसोसिएट करता हूं तो अब x एंड y अलग अलग हैं, तो इनके चार्ज सेम नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे। भाई अगर मैं कहता हूं Al2O3, तो एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन के चार्ज सेम नहीं होंगे, एल्यूमिनियम का चार्ज अलग होगा एंड ऑक्सीजन का चार्ज अलग होगा। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा, एल्यूमिनियम वाला चार्ज आएगा ये 3 एल्यूमिनियम पर, और ये 2 किस पर आएगा, इस ऑक्सीजन पर। तो ये क्रॉस होंगे, Y जो चार्ज आया है ये आएगा A पर, X जो चार्ज था वो आया B पर। भाई एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ ऊपर वाला जो केस मैंने लिखा है ये वाला, एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आएगा ना। इसकी संख्या कितनी है 2, इसकी संख्या कितनी है 3, तो 3 वाला चार्ज इधर आ गया, 2 वाला चार्ज इधर आ गया। तो ये चार्ज सेम नहीं रहेंगे, ये ध्यान रहे। उसे हमें कोई खास मतलब भी नहीं है, वो तो जब जो मॉलिक्यूल गिवन होगा एक्चुअल उसे देख के तो बता ही दोगे, लेकिन हमें तो मतलब है बस इसके इस वैल्यू से। ये आयन ए टू द रेज इस x से मतलब है, इस y से मतलब है, और ये कांस्टेंट जब इसके साथ मिलेगा तो KSP बन जाएगा। KSP जब हम लिख देंगे, इसको मैंने सेचुरेटेड सॉल्यूशन पर जो अमाउंट लिया वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ये जो कंज्यूम हुआ।
तो ये सॉलिड को जब इसके साथ में मिलाऊंगा तो नया कांस्टेंट KSP आ गया। KSP विल बी इक्वल टू A to the raise X, B to the raise Y। अब ये एक डेफिनेशन हमें इस अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी, सही बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ डेफिनेशन ये है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू द पावर, ये हमने पहले नहीं बोली थी बात, इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ आयंस, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ आयन ये एक्स एंड वाई है, अकर इन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि डिसोसिएट होने के बाद मौजूद रहते हैं किसी सेचुरेटेड सॉल्यूशन में। इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन की बात ये हो रही है, ये डेफिनेशन देनी पड़ेगी। सिंपल देनी है डेफिनेशन वो भी ठीक है, उससे अलावा आप अगर थोड़ा सा एक्यूरेसी पर आते हो तो सही डेफिनेशन तो ये रहेगी जो कि हम किसी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए दे सकते हैं। तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आई होगी। तो आज की क्लास में इतना हम डिस्कस करेंगे, बाकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं और इनके डिटेल हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास के लिए हम इतना रख रहे हैं।